नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। प्रधानमंत्री की तेजस में उड़ान की तस्वीरें सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में बयानों का भूचाल आ गया, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं के तंज के साथ ही बयानों की भी झड़ी लगी है। जहां कांग्रेस तेजस को 2011 कार्यकाल का बताने के साथ ही पीएम को चुनावी फोटो सेशन कराने की बात कह रही है, तो वहीं टीएमसी नेता ने तो तेजस क्रैश होने तक की बात कह डाली। जिसके बाद सवाल यह है कि आखिर पीएम का नाम आते ही क्या देश की शान से जुड़े मुद्दे पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले पेश एक रिपोर्ट। पीएम मोदी की तेजस में उड़ान भरने की तस्वीरें सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में विवाद भी छिड़ गया। कांग्रेस ने इन तस्वीरों पर तंज कसा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे चुनावी फोटो सेशन बताते हुए कहा कि तेजस को 2011 में यूपीए काल में मंजूरी मिली थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी पर जयराम रमेश ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, तेजस हमारी स्वदेशी वैज्ञानिक तकनीकी ताकत और क्षमता की एक मिसाल है। इतना ही नहीं, टीएमसी नेता शांतनु सेन ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए सारी शर्म लिहाज को तोड़ते हुए तेजस विमान के क्रैश होने तक की बात कह दी। I am little bit afraid. When Mr. Narendra Modi was very much there in the country, the ISRO failed. When Kankana Ranaut has met with Mr. Narendra Modi, her movie became a super flop. When Virat Kohli shook hands with Narendra Modi, he didn't get century for 3 consecutive years. And finally, after winning 10 consecutive matches in the recently held World Cup, just because our learned Prime Minister went to that stadium, India got defeated in the final. Now, the job has been done by Narendra Modi. I am afraid that in no time, this particular craft gets crashed. वहीं टीएमसी के एक और नेता कुणाल घोष ने तो इस मामले में और भी आरोप लगाए। देखिए, प्रॉब्लम ये तेजस एक फाइटर प्लेन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये लोकसभा वोट तो आ रहा है, अभी डेवलपमेंट और पब्लिक इश्यूज जो है, भाजपा तो उसमें तो अभी एंटी पीपल पॉलिसीज भाजपा का पॉलिसीज है, तो भाजपा ये महसूस कर रहे हैं कि वो हार जाएगा। अभी ये तेजस की बात नहीं है, वो लोग कभी धर्म के नाम पे, कभी यूथ के नाम पे, यूथ और ये उग्र जो है नेशनलिज्म, उसका पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग ये कंडेम कर रहे हैं। वो तेजस है तो तेजस तो अलग चीज है, लेकिन उसका इरादा क्या है? वो जो फैशन पैरेड कर रहे हैं, मेकअप लेके तेजस में जा रहा है, ये तेजस सब्जेक्ट नहीं है। मोदी का इरादा, बुरा इरादा, ये युद्ध करके रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दा से वो डिविएट कर रहा है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी और कांग्रेस दोनों को इस मामले पर राजनीति करने के लिए घेरा है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी से घृणा करते करते आज भारत की सेना से और वायुसेना से इतनी घृणा कि आप उनके मरने की कामना करें, आप तेजस फाइटर जेट के क्रैश होने की कामना करें। यह क्या हो चुका है तृणमूल कांग्रेस को? आज ममता बनर्जी, यदि आप में एक अंश भी बाकी है राष्ट्रभक्ति का और नैतिकता का, तो शांतनु सेन को तुरंत प्रभाव से पार्टी से और सांसदी से बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि आज शांतनु जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तेजस प्लेन ही क्रैश हो जाए। अगर तेजस प्लेन क्रैश होगा तो किसको नुकसान होगा? भारत की वायुसेना को, भारत के जाबाज पायलट को। मतलब जो कामना भारत के दुश्मन करते होंगे, पाकिस्तान और चीन करता होगा, वो कामना एक सांसद कर रहा है। ये बात सोचने वाली है कि पीएम मोदी तेजस में उड़ान भरते हैं तो राजनीति छिड़ जाती है, जबकि तेजस भारत की शान है, आधुनिकता की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
राजनीतिक गलियारों में सियासी घमासान मचा हुआ है। आरोप का दौर लगातार जारी है और बयानों का दौर ये जो सुनने को मिल रहा है। इससे एक बार फिर से ये सवाल यहां पर उठे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आते ही क्या तमाम राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल जवाब करने का या सवालिया निशान लगाने का कहीं ना कहीं परमिशन मिल जाती है लोगों को। तो आपको बता दें कि कई दिग्गज इससे पहले उड़ान भर चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, ये तस्वीरें वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी उड़ान इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स में भर चुके हैं। किरण रिजिजू, जॉर्ज फर्नांडिस, पूर्व रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण, वर्तमान वित्त मंत्री, तो ये तमाम लोग, और ये लिस्ट काफी लंबी है, जो तमाम लोग इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी उड़ान भर चुके हैं। तो ये कोई नया मसला नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा काम कर दिया हो जो आज से पहले अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, और खास बात यहां पर यह है कि बयानों की भाषा पर या बयानों पर यदि बात की जाए तो कुछ बयान तो ऐसे हैं जिनको लेकर अब ये सवाल बनता है कि क्या प्रधानमंत्री का नाम आते ही आपको छूट मिल जाती है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन तस्वीरों के साथ ही साथ आज जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उसी पर हम करेंगे बातचीत। टीएमसी नेता शांतनु के साथ ही साथ कांग्रेस का भी यहां पर सवाल है कि 2011 में तेजस, तो आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और अपने मेहमानों से आपका मैं परिचय करा दूं। प्रदीप भटनागर जी नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा अरुणेश यादव नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमन सिंह आजाद जी नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पर अरुणेश जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरह से यहाँ पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले तो आप तेजस के कांग्रेस के कार्यकाल में मंजूरी की बात कहते हैं, वो ठीक है, कोई अच्छी बात है। यदि राजनीति में हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है, यदि आपके कार्यकाल में आए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री के तेजस में उड़ान भरने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कोई ऐसे पहले नेता तो है नहीं जिन्होंने उड़ान भरी हो। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी पहले नेता नहीं है और ना मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं इस देश के। लेकिन बीजेपी आईटी सेल और जो एक नरेशन बन रहा है वो ये बताता है, ये बताने की कोशिश करता है, ऐसा एजेंडा चलाता है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो दुनिया में पहली बार हुआ है। तो जब आप इस तरह की ब्रांडिंग करेंगे और इस तरह के झूठे प्रचार प्रसार करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ट्रोल भी होना पड़ेगा। नहीं तो अरुणेश जी, तो जब आप ट्रोल हो रहे हैं तो फिर आप क्यों परेशान हैं? और प्रधानमंत्री जी को लेके कोई भी बयानबाजी होती है या ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के लिए ये बात बोली गई या वो बात बोली गई, तो ये कोई नई बात नहीं है। जब नहीं अरुणेश जी, ब्रांडिंग तो आपके नेता की आप भी करते हैं, तो फिर वो एक कदम आगे निकल जाते हैं तो क्या फिर तकलीफ हो जाती है? ब्रांडिंग के लिए आपको तो किसी ने रोका नहीं है। अब ये बात तो मैडम आप कैसे तय करेंगी कि कौन एक कदम आगे निकल रहा है, कौन नहीं निकल नहीं, रहा है? आप ही कह रहे हैं, तो ब्रांडिंग के लिए आपको किसी ने रोका भी तो नहीं है ना अरुणेश जी? नहीं, अब बात हमारे ऊपर कहाँ हो रही है, बात तो अभी जो टॉपिक है उस पे हो रही है। नहीं अरुणेश जी, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि यदि आपका ये कहना है, देखिए मैं तो ये मान रही हूँ कि इससे पहले भी कई नेताओं ने उड़ान भरी है। यदि आप कह रहे हैं कि वो चुनावी फोटो सेशन है, तो 2024 का चुनाव कब है ये तो आपको भी पता है। मैंने कब कहा? आप मेरा बयान उठा लीजिए, मैंने कब कहा चुनावी फोटो सेशन है? नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से ही बयान आया है, जयराम रमेश जी का ये बयान आया है, उन्होंने कहा है कि चुनावी फोटो सेशन करा रहे हैं। आप भी यही कह रहे हैं ना कि ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको किसने रोका है ब्रांडिंग से? कोई पहला ऐसा काम थोड़ा ही है, कोई पहले प्रधानमंत्री है जो इस तरह का काम कर रहे हैं। प्रदीप जी
जी, मैं उनको सबको तकलीफ है कि आईटी सेल इस तरह से ब्रांडिंग करता है कि आप ऐसा बताते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले कोई 15 दिन से जो मजदूर फंसे हुए थे कोई प्लेन में कभी बैठा ही ना हो। कभी उधर भी ध्यान दिया जाता। दीदी के सवाल पूरे कर लीजिए, होपलेस हो चुके हैं पहले राउंड में ही आपके सवालों में ही, तो थोड़ा हो सकता है ना शांति मिल जाए। मैं बोलना शुरू करूं? देखिए, अभी के आईटी सेल की बात कर रहे थे। अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए हर कोई करता है। आपने भी बहुत बड़ी आईटी सेल लगा रखी है, हमारी कोई आपत्ति नहीं है पहली चीज तो। हम अपने नेता की अगर कर रहे हैं तो काय की दिक्कत है? देश भाई गर्वान्वित है और देश उनपे दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, उनको दोबारा देश ने, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब आपको अगर 400 से 40 पे लिया है तो दूसरी गलती थोड़ी ना उसमें। इसमें दूसरी चीज, आपने आईटी सेल बड़ा चढ़ा के, भाई आप बड़ा चढ़ा के दिखाएं, ऊपर नीचे करके दिखाएं, आपको दिक्कत काहे की है? कम से कम प्रधानमंत्री का मान सम्मान तो करना सीखिए। आपको अगर आपने अभी कह रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज कितनी बड़ी बात है कि अगर कोई काम करो सबसे पहले अपने उदाहरण देने लगते कि देखिए हमने इतने बजे इतना इस टाइम हमने ये करा था, फलाने सन में करा था। आपने 2011 में तेजस करा था तो भैया क्यों नहीं उसे उड़ा के देखा? तो जो आपके रक्षा मंत्री थे AK एंटनी साहब, जो कहते थे कि हम पे बोफोर्स तोपे खरीदने के पैसे नहीं है, हम पे बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के पैसे नहीं है, तो उन चीजों पर ध्यान दीजिए ना। अगर 2000 में आप तीर 2011 में अगर तीर चलाया होता तो तीर बढ़ जाता, और वो कहाँ बढ़ता वो तो दिखता तब। मगर क्या है कि आप लोगों ने काम नहीं करा। जो चीज अगर अच्छी चीज है, देखिए आज रक्षा उद्योग में आज देश अगर आगे बढ़ रहा है, रक्षा कॉरिडोर बन रहा है, आज चीज मेकिंग इंडिया के तहत बन रही है, उन पे गर्व करना चाहिए। भाई बड़ा अच्छा, मैं एक जगह सुन रहा था तो क्या कह रहे थे, एक कांग्रेस के नेता ही हैं आचार्य कृष्णन जी, क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री की ये बुराई करते करते आज पूरे भारत की बुराई करने लगे, आज भारत से नफरत करने लगे। आप प्रधानमंत्री पे टीका टिप्पणी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपने प्रधानमंत्री की कोई जगह जगह बुराई थोड़ी ना करता है। और प्रधानमंत्री के बहाने आप देश पे उंगली उठाने लगे हो। देश की रक्षा प्रणाली हो, देश का स्वास्थ्य हो, या देश की सड़कें हो, या देश का विकास हो, देश का कोई भी नई चीज हो, आप भारत की ही बुराई करने लग गए। प्रधानमंत्री के तो करते करते थे, आप भारत की बुराई करने लगे। तो ये चाल चलन चरित्र देखिए किस प्रकार का कांग्रेस का हो गया है। और अब आप तो आपने स्पष्ट पहले राउंड में सुन ही लिया है, ये चाल चरित्र किस प्रकार का है कांग्रेस का। रमन सिंह जी, प्रधानमंत्री के तेजस में उड़ान भरने के बाद जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, उसमें कई बयान काफी निंदनीय है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ रमन सिंह जी। आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री की उड़ान को लेकर, जो विपक्ष के द्वारा तमाम अलग अलग, चाहे हम टीएमसी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से बयान आ रहे हैं और उसमें से कुछ बयान काफी निंदनीय बयान है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री की बुराई करते करते इस हद तक यहाँ पर स्टेज आ गई है कि चाहे फिर राष्ट्र से जुड़े मुद्दे ही क्यों ना हो, उन पर भी सवालिया निशान लगाने लगते हैं लोग? प्रियंका, बात ये नहीं है, बात टाइमिंग की है कि जब वोटिंग हो रही है, चुनाव है, आचार संहिता है, चुनाव आयोग है, तो कभी आप जाकर केदारनाथ में गुफा में, और वो भी कैमरे लगा के सारे टीवी चैनल को खड़ा करके लाइन में कि भाई दिखाओ। ये दिखने का जो कैमरे का जो फोबिया है ना, उस पर प्रश्न उठ रहे। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, केदारनाथ की यात्रा तो राहुल गांधी ने भी की थी। नहीं की थी, देखिए दोनों टाइमिंग की बात कर रहा हूं मैं। मान लीजिए चुनाव होते और वोटिंग हो रही है और वहां राहुल गांधी अगर जा रहे हैं और गुफा में बैठ के और सारा मीडिया दिखाए, तो बट नेचुरल एक प्लेन फील्ड एक होता है ना आचार संहिता में, कि सभी को प्लेन फील्ड अवेलेबल कराया जाएगा, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, तब चुनाव निष्पक्ष माना जाता है। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, इसमें एक सवाल ये भी है कि यदि प्रधानमंत्री कहीं उल्लंघन कर रहे होते तो चुनाव आयोग उसका संज्ञान भी लेता है। चुनाव आयोग तो स्वतः संज्ञान ले सकता है। चुनाव आयोग कितना संज्ञान लेता है ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। पिछले एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि जब वोटिंग होगी, जिस दिन चुनाव में वोटिंग का पीरियड चल रहा होगा, उसी दिन कोई तो कोई इवेंट किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर आपका आरबी उपाध्याय जी, अगर आपका ये भी मानना है तो बाकी पार्टियों की यदि हम बात करें तो बयान तो ठीक है, लेकिन बयान के साथ ही साथ ये जो तमाम तरह के उदाहरण हैं, ये वो खुद भी कर सकते हैं, इस पर किसी ने रोक तो लगाई नहीं है। यदि आप राजनीति में हर तरह के पैतरे आजमाते हैं
तो इस पैतरे को पीछे क्यों छोड़ देते हैं? क्या भाजपा के लिए छोड़ दिया जाता है कि पहले वो इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद बयान आएंगे? नहीं, देखिए पिछली बार ये कांग्रेस ने भी किया था। आपको याद होगा कर्नाटक चुनाव में, जब कर्नाटक का चुनाव वोटिंग हो रही थी तो प्रियंका गांधी पड़ोस के ही राज्य में अपना एक मीटिंग कर रही थी और मीडिया उसको दिखा रहा था। जी जी। तो ये सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, जी, जिसको जहां बिल्कुल। मौका मिलता है विपक्ष को मौका मिलता है, विपक्ष हर पॉलिटिकल पार्टी जो एक एडवांटेज है वो लेने की कोशिश करती है। अरुणेश जी, इस पे जवाब दीजिएगा। आरबी उपाध्याय जी ने जो सवाल उठाए हैं, जिसकी बात यहाँ पर की जा रही थी, तो वो मौका मिलता है। अभी हाल ही में एक पोस्ट भी आया था जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे। जी बिल्कुल, उपाध्याय जी बड़े भाई हैं और बड़ा तजुर्बा है इनका, और बड़े सम्मान के साथ जो भी बात है कही उन्होंने, बिल्कुल निश्चित तौर पे टाइमिंग पे तो सवाल उठता ही है कि जब भी चुनाव होता है उसी समय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह का जो उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अकेली पार्टी नहीं है। मेरा पहले विनम्र निवेदन है कि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बीच में जो है इंटरप्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सिलसिलेवार मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो बिल्कुल सही बात है, टाइमिंग पे तो सवाल उठता है और उठना भी चाहिए। और ये सब जो प्रचलन है ये 2014 से शुरू हुआ है और हमें भाजपा ने ही सिखाया है कि जब चुनाव चल रहा हो तो उस चुनाव मैनेजमेंट को कैसे बनाया जाए। और जो हमारे बीजेपी के साथी जो बातें कह रहे हैं, अच्छा, बिल्कुल ठीक है, वो अपने हिसाब से जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक सही है, ठीक है, सही कह रहे हैं कि भाई हम जो है अपना नेता का महिमा मंडन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, करना चाहिए। हम तो आप कह रहे हैं कि आपको चुनाव में ब्रांडिंग करना बीजेपी ने सिखाया है, अब आप सीख रहे हैं धीरे धीरे? नहीं, निश्चित तौर पे हम लोग तो कई काम ऐसे थे जो कर देते थे और कभी हम उसका क्रेडिट नहीं लिया करते थे। अब हमें पता चला है कि भाई हर छोटी बड़ी बातों का क्रेडिट भी लेना होता है। अच्छा। और वो मोदी जी ने ही सिखाया है कि कोई काम पहले बाद में करो, पहले उसके लिए लाइट कैमरा एक्शन फोटो सेशन होना चाहिए। तो अरुणेश जी, आप इसे सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? आप इसे सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? नहीं, मेरे सही मानने या गलत मानने से कुछ थोड़ा ही होता है भाई। G20 हुआ, उसका पूरा प्रचार प्रसार हुआ। नहीं, क्योंकि अगर वो कर रहे थे, अब आप कर रहे हैं वही काम, अब आप कर रहे हैं वही काम, तो आपको लग रहा होगा ना कि इससे फायदा मिलेगा आपकी पार्टी को। हम तो सत्ता में नहीं है, हम तो अभी विपक्ष में है और हमारा काम है सरकार से सवाल करना, और हम सरकार से सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जब हम सत्ता में होंगे तब देखेंगे। ठीक है। रमन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन सिंह जी, जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेजस में जो तस्वीरें सामने आई हैं, मेरा सवाल यहाँ पे यही था कि प्रधानमंत्री कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं, इससे पहले बहुत लोग बैठ चुके हैं, चाहे वित्त मंत्री की बात करें, पूर्व राष्ट्रपति की बात करें, और उनको तो छोड़ ही दे, कई खिलाड़ी और अभिनेता भी बैठ चुके हैं। जी, आपको नमस्कार। होता ये है कि ये वाकई बात पहला मामला नहीं है जब तेजस्वी ने अगर उसमें उड़ान भरी है, सवारी करी है, लेकिन उस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाना, या ऐसे समय में जब एक राज्य में वोटिंग चल रही हो उस समय इस तरह की प्रक्रिया करना, एक तरह से पूरा ऐसा दिखाया जाता है, पूरा प्रचार तंत्र में शामिल हो जाता है। होता क्या है कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा से ये चीज उनके संज्ञान में बिल्कुल भी शायद नहीं रहती है कि वो भारत के प्रधानमंत्री है, ना कि भाजपा के प्रधानमंत्री। तो किसी मौके पर हो, उसी समय वो चुनावी मोड़ पर रहते हैं, हमेशा रैलियों में व्यस्त रहना। जिस दिन वोटिंग हो, अगर किसी राज्य में वोटिंग है तो कुछ ऐसा करना जिससे पूरा मीडिया अटेंशन उनको मिले। हमने देखा भी 5 सैनिक हमारे शहीद हुए, अधिकारियों सहित, एक ट्वीट, एक शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी का उस पर नहीं निकला, माननीय रक्षा मंत्री जी का उस पर नहीं निकला। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। रमन सिंह जी, लेकिन ये तो हमेशा से बीजेपी की खासियत रही है ना। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की यदि बात करें तो दिल्ली में आपको जो बेहतरीन जीत मिली और उसके बाद पंजाब में मिली, कई लोग पहले सवाल उठाते थे कि आप तमाम जनता को फ्रीबीज देते हैं और उसका लाभ मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को ये बात रास आई है और फिर आप उसका प्रचार प्रसार करते हैं ना। सेम इसी तरह ये बात भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू होती है। तो फिर आप बताएं, दोनों में अंतर कहाँ है? देखिए, सामाजिक योजनाओं में और रक्षा की योजनाओं में दोनों में बहुत अंतर है। रक्षा प्रियंका जी, रक्षा के जो मामले हैं उनको आप चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रक्षा एक
सेना का अपना मामला है, उसको बिल्कुल उन्हें चुनावी अभियान से बिल्कुल अलग रखना चाहिए था। आप ठीक है, अपनी योजना बताइए, आपने जो देश के लिए किया आप वो योजना बताइए। ठीक है प्रदीप जी के पास में आऊंगी। प्रदीप जी भाई, अभी तक प्रधानमंत्री केदारनाथ में दर्शन करने जाते थे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन रमन सिंह जी का कहना है कि कम से कम रक्षा के मुद्दों को तो चुनावी मौसम में छोड़ देना चाहिए। देखिए, भरत सिंह जी को सबसे पहले ये बतानी चाहिए कि रक्षा के मामले में आप थे कहाँ, क्योंकि बोलेंगे नहीं, क्योंकि अब अलायंस 24 का हो चुका है कांग्रेस का, इसलिए भरत जी बोलेंगे नहीं। अगर भरत जी भारतवासी हैं और अच्छे भारतीय हैं तो शायद अच्छी चीजों के लिए बोलेंगे भी। रक्षा के मामले में हम लोग कहाँ थे ये पता है, और ये भी पता है कि MiG-20 और जो हमारे हवाई जो जहाज थे, हमारे लड़ाकू विमान कितने दुर्घटनाग्रस्त हुए वो भी पता है। अगर तेजस में प्रधानमंत्री खुद बैठ के दिखा रहे हैं देश और दुनिया को कि कितना सेफ है, और रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और भी कई कर चुके हैं, तो आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए। तो क्या अरविंद केजरीवाल साहब को भी तो ये चीज करनी चाहिए कि भाई मैं भी एक मुख्यमंत्री हूँ, जिम्मेदार मुख्यमंत्री हूँ, और मुझे भी ये चीजें करनी चाहिए और देश को प्रोत्साहन करने के लिए आगे आनी चाहिए। क्या राहुल गांधी क्या राहुल गांधी जी? नहीं, लेकिन प्रदीप जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि ठीक चुनाव से पहले होता है ये काम, अगर अप्रैल के बाद करते तो शायद इतना सवाल नहीं उठाए जाते, लेकिन अभी क्योंकि चुनावी मौसम है और ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में आना है। अगर आपका चश्मा अगर राजनीतिक लगा हुआ है और राजनीतिक दृष्टि से आप चुनाव को देख रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है इसमें। तो ये आप अपनी गलती को सुधारें। और जिस तरीके से अभी उपाध्याय जी मैं सुना, मैंने आपको, प्लीज थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए। मैंने उपाध्याय जी को सुना। उपाध्याय जी कभी बताते नहीं है कि कभी 2014 से पहले जब TN जो AK एंटनी थे उनके मामले में, उनके हाल में क्या हाल थे रक्षा के, तो थोड़ा सा बोलते नहीं है, क्योंकि बोलेंगे भी क्योंकि कांग्रेस समर्थक विश्लेषक है इसलिए। तो दूसरी चीज बता, कभी विकास के बारे में नहीं बोलेंगे कि आज क्या थे कल क्या थे, कैसे लाइट जाती थी 8-10 घंटे उत्तर प्रदेश में भी जहाँ बैठे हैं, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। आज सड़कों पे चलते हैं उसके बारे में नहीं बोलेंगे। नहीं, प्रदीप भटनागर जी, RB उपाध्याय जी को अगर ये बोले तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो किन मुद्दों पर बोलना चाहेंगे। नहीं, मैं RB उपाध्याय जी से बहुत कुछ सीखा है, मेरे बड़े वरिष्ठ है, मैं कई सालों से बैठ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। RB उपाध्याय जी को कभी भी सरकारी कोई भी चीजें उन्हें नहीं भाती है कि सरकार उन्नतियां क्यों कर रही है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। RB उपाध्याय जी कभी मुझे सुनेंगे नहीं। आप राजनीतिक पार्टियों पे करें वो बात तो ठीक है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल लीडर होकर बोल रहा हूँ। आप 50 डिबेट करा लीजिए या इनकी निकाल लीजिए RB उपाध्याय जी की, आप सरकार के बारे में सुनेंगे नहीं उनसे। तो प्रदीप जी, मीडिया को तो सवाल करने का हक है, यदि वो आपके ऑपोजिशन में भी सवाल पूछ रहे हैं तो आप जवाब दीजिए। मुझे बुलाया है, मैं सवालों का जवाब दूंगा। RB उपाध्याय बता सही, ये बताएं कि जिस नोएडा में रहते कितने अपहरण होते थे, मर्डर होते थे, क्या होता था। आज RB उपाध्याय जी नहीं बोलेंगे इस विषय को लेके, क्यों? क्योंकि उन्हें केवल कटाक्ष करना है। चलिए तेजस पे चलते हैं। देखिए, आज ये नहीं बताएंगे कि तेजस के जो है 10,000 करोड़ के जो हम पे जो डिमांड आई हुई है खरीदने की, उसके बारे में नहीं बताएंगे तेजस के बारे में। देखिए, अगर तेजस के अंदर प्रधानमंत्री स्वयं चल रहे हैं तो समझिए कि ब्रांडिंग हो रही है और दुनिया देख रहा है कि तेजस आपके भारत का किस तरीके से निर्मित है, जो प्रधानमंत्री स्वयं बैठे हैं और दुनिया उसकी चीज को देख रही है। मगर नहीं, प्रदीप भटनागर जी, ब्रांडिंग तो 26 जनवरी को भी होती है, ब्रांडिंग तो एयर शो अभी हुआ था, तो 26 जनवरी को क्या प्रधानमंत्री जब एयरफोर्स दिवस मनाया गया था तब भी ब्रांडिंग हो सकती है, लेकिन आज ऐसा कौन सा खास दिन था? देखिए, वो डे नहीं होता, वो डे एयरफोर्स डे होता है। उसके अंदर एयरफोर्स डे के अंदर देखिए जो सर्वोच्च जो पद पे होते हैं वो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, या मंत्री या फिर उस मंत्रालय के मंत्री। नहीं, आप कह रहे हैं ब्रांडिंग की, आप कह रहे हैं तेजस की ब्रांडिंग की बात, तो तेजस की ब्रांडिंग के और भी कई मौके थे। आप देखिए, आप पत्रकार हैं, मुझे आपको ज्ञान देता अच्छा नहीं लगूंगा मैं आपको, ये आपको ही पता है कि 26 जनवरी को नहीं, कोई बात नहीं है। ज्ञान ऐसी चीज है कि ज्ञान कभी किसी के पास अथाह नहीं होता और लेने में कोई ऐसा संकोच मुझे है नहीं। प्रदीप जी, कांग्रेस के टाइम से प्रथा चली आ रही है कि प्रधानमंत्री जहाज नहीं उड़ाएगा, वो अपनी तीनों सेनाओं को सैल्यूट करेगा साथ जब निकलेगी तो। मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रदीप जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एयरफोर्स डे पर प्रधानमंत्री को तेजस में उड़ान भरनी चाहिए थी। मैं कह रही हूँ तेजस में की ब्रांडिंग यदि करनी है तो कई मौके हैं, फिर प्रधानमंत्री को आज तेजस में उड़ान भरने। अरे नहीं, इसमें कोई वो नहीं, आपत्ति मर्जी है हमारी, इसमें पूछ के तोड़ उड़ेंगे। चुनाव में क्या है, प्रधानमंत्री बात बताइए, हर 6 महीने में चुनाव होता है, क्या उपाध्याय जी से पूछ के उड़ेंगे क्या? राहुल गांधी से पूछ के उड़ेंगे क्या? ठीक है, इच्छा थी। RB उपाध्याय जी जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी का यहाँ पर कहना है कि पूछ कर तो प्रधानमंत्री उड़ान नहीं भरेंगे। तेलंगाना में चुनाव है तो राहुल गांधी क्या करने गए? आपकी बात हुई, अरे ये तेजस बनाया किसने, ये प्रोजेक्ट किसका था?
आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें बैठ के उड़ान भर? किसका बनाया है? जिसने बनाया ना बता दीजिए, कितना क्या पूरा कर दिया उन्होंने? आपने कुछ नहीं किया, आपने 2-4 मंदिर और 2-4 मूर्तियों के अलावा अगर आप ऐसा कुछ कमीशन खा गए तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो पर गर्व करती। ये कह देने भर से नहीं होता, विकास की बात नहीं करते। क्या विकास है? 400 रुपए का सिलेंडर 1200 का हो गया, किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए, क्या हो गई? क्या यही विकास है? 20 करोड़ से 150 करोड़ होने जा रही संख्या, अदानी बंधुओं का विकास, कोई विकास होने जा रही है, उस पर नहीं बोलेंगे। समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास होगा। हाँ, 150 करोड़ अंतिम पायदान पर खड़ा है जनसंख्या 150 करोड़ अंत्योदय योजना। विकास ये का करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, अपनी नाकाम पाने के लिए, जिंदा रखने के लिए आपको कोई सर पैर नहीं, आप रोजगार नहीं दे पाए, उनकी आमदनी नहीं कर पाए, तो आप भी अनाज दे रहे हैं। यही विकास है क्या? यही विकास जिन लोगों पे बोलने के लिए नहीं होता। ठीक है, ठीक है अरुणेश जी पर मैं आती हूँ। अरुणेश जी, यहाँ पर प्रदीप जी का जिस तरह से कहना है कि प्रधानमंत्री को यदि उड़ान भरनी है तो किसी से पूछने की आवश्यकता तो है नहीं, तो यदि प्रधानमंत्री ने उड़ान भर भी ली और बीजेपी ने यदि ब्रांडिंग कर भी ली तो फिर इतना आप लोग ही उसको ज्यादा तूल देते हैं ना। जब आप तूल देते हैं तो मुद्दा बढ़ता है, यदि आप छोड़ें तो। भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि टाइमिंग को लेके सवाल हुआ कि चुनाव के समय ऐसी ब्रांडिंग क्यों हो रही है। अब प्रदीप जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल सही बात कही कि हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमें कब उड़ान भरनी है या मोदी जी को कब क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश ने, पूरी जनता ने देख भी लिया, सब लोगों ने समझ लिया कि भाई किस तरीके का लोकतंत्र बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है। अब इसे लोकतंत्र कहेंगे आप या तानाशाही कहेंगे आप, कहोगे ये ऐसे देश का और ऐसे संविधान का सृजन कर रहे हैं जहाँ पे ना तो विपक्ष इनसे सवाल कर सकता है, ना राजनीतिक विश्लेषक इनसे सवाल कर सकता है, और ना मीडिया कर्मी इनसे सवाल कर सकता है। जब आप इनसे सवाल करेंगे तो आपको ये कहेंगे कि आपका ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक जी सवाल करेंगे तो उनसे कहेंगे कि ये बायस्ड है। लेकिन सरकार से सवाल करना चाहिए, यही हमारे लोकतंत्र की खासियत है, खूबसूरती है। और मीडिया कर्मी अगर सवाल नहीं करेंगे सरकार से तो कौन करेगा? और अगर राजनीतिक विश्लेषक सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और विपक्ष सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जो सत्ता है, सत्ता एक ताकत है और ताकत जिम्मेदारी लेके आती है, और जिम्मेदारी में आपके अंदर शालीनता आनी चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। आप सवाल कीजिए टाइमिंग पर। अरुणेश जी, मेरा सवाल एक और सुन लीजिए आप। अरुणेश जी, आप सवाल कीजिए, टाइमिंग पे भी सवाल कीजिए, वो ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपकी गठबंधन के टीएमसी के नेता शांतनु का जो बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने तेजस के क्रैश होने तक की बात की है, तो फिर इस तरह के जब बयान आते हैं तो उस पर आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? कम से कम देश का प्लेन है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पद पर यदि आप इस तरह की बात करते हैं तो बहुत अच्छा टॉपिक शुरू किया आपने। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी जी का एक फोटो 2 दिन पहले ट्वीट किया गया, बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिसमें उन्हें जूतों की माला पहनाई गई। अब इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या एक सत्ताधारी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे किसी ऐसे वरिष्ठ नेता के लिए ऐसा फोटो आना चाहिए? ठीक है, मैं प्रदीप जी से पूछ लेती हूँ। प्रदीप जी, मैं अभी दिखा सकता हूँ। अरुणेश जी की इस बात पर जवाब दीजिएगा। सत्ता में होके आप इस तरीके का काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष का जो नेता है वो भी आपको इस तरीके से काउंटर करेगा। जब विपक्ष का नेता आपको ऐसे काउंटर कर रहा है तो आप परेशान हो रहे हैं। भाई जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। हाँ, सुनिए जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जैसा बोएंगे। आपने जो बोल के गए ना वो बाकी में कट रहा, अब तक देश काट रहा है, उसे भी जैसा रही बात रक्षा की, पूर्वज रही बात बोके गए ना जो उन कैसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के जो है वो कांग्रेस काल में, कांग्रेस के पूर्वज आपके बांग्लादेश को काल में अलग किया गया, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान बनाए गए, तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल बनाए गए, अरुणेश जी आपने सवाल किया तो जवाब भी तो सुन लीजिए ना। अरुणेश जी जवाब सुनिएगा। जी प्रदीप जी, एहसान कर दिया देश पे, देश एहसान तो आप कर रहे हैं सर, एहसान कर दिया आपने, पहली का आप एहसान कर रहे हैं, वो एहसान नहीं है कि आप जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे।
क्या दिया आपने गरीबी के सिवा? बोल रहा है क्या सर, दिया गरीबी के सिवा? ये एहसान कर दिया, ऐसा बता रहे हैं आप? आजादी दे दी, कितने आपने ऑल इंडिया मेडिकल दे दिए? करोड़ लोगों को कितने ऑल इंडिया मेडिकल दे दिए? 2014 से कितने पहले IIT दे दिए आपने? यहाँ बैठ के गिना रहे हैं आप। 2014 के बाद राहुल गांधी से पूछिए क्या करा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें पायदान ठीक पे है आ अरुणेश गए जी, आप। अरुणेश जी, 57वें मैं जिस नंबर मुद्दे पे पर थे, आज बात कर रही हूँ उसी पे 111वें करूंगी। पायदान अरुणेश पे आ गए जी, आप। अरुणेश ये जी, दिया है आपने देश को। अरुणेश जी, पूरे दुनिया भर के मुद्दों पर तो एक दिन में बहस नहीं की जा सकती। जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं उसी पर रहूंगी मैं। प्रदीप जी जवाब आदरणीय दीजिएगा। आदरणीय प्रियंका जी, जिन लोगों पे अपने प्रदेश के विकास बताने के लिए नहीं होते, जो प्रदेश अपने जो मुखिया बनते हैं और प्रदेश जीतने के लिए जो नहीं, लेकिन लोकमत प्रदीप जी लुभावन- यहाँ पर सवाल जो अरुणेश जी ने कहा था, टीएमसी सांसद के बयान पे तो मैं बात करूंगी, वो बयान मैं बता निंदनीय है, रहा हूं, लेकिन मैं आ उनका रहा हूं, कहना है मैं कि आ रहा हूं। आपके देखिए, ऑफिशियल हैंडल से इस तरह की जब देखिए, फोटो आती हैं तो देखिए मैं बहुत सी बात बताऊं प्रियंका जी। देखिए ये तो समर्थन करेंगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने नारे लगाए थे कि तेरी कब्र खुदेगी, को चिंता मत कीजिए, अभी चुनाव चल रहे हैं, किसी कब्र खुदेगी, कौन कहां घुसेगा वो तो पता लग जाएगा। और 24 की तो जो कब्र जो खुदेगी गहरी फुट कांग्रेस की, तो वो भी दिखेगा, चिंता मत कीजिए, सारे वहीं जाएंगे। तो थोड़ा बता देता हूँ, जब जिन लोगों की प्रधानमंत्री के प्रति ये बोल व्यवहार हो कि तेरी कब्र खुदेगी और तेजस एक्सीडेंट क्यों नहीं, कोई बात नहीं, जब उससे नेता से पूछे तो सही टीएमसी के कि तेरी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने कितना विकास करके दिया है, पश्चिम बंगाल में क्या दिया है। दो प्रवक्ता बैठे मेरे साथ, दो प्रवक्ता बैठे बहुत जिम्मेदार पार्टी के और राष्ट्रीय पार्टी के, क्या बताएंगे जरा अपने ममता जी के बारे में, वहाँ कितनी फैक्ट्रियां लगवा दी, वहाँ गरीबी का क्या हाल है, वहाँ किस तरह चलता है, खाते क्या कौन सा करण करा रखा है। और आप क्या पूछ रहे थे मुझसे, एक सवाल करा था आपने कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या दिया ये बताता हूँ। कांग्रेस ने पूर्वांचल में दिए क्रिश्चियन मिशनरी, पूरे पूर्वांचल में, वो पूर्वांचल जब भी कांग्रेस का कभी प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री कभी नहीं गया। प्रदीप जी नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि वो आपसे पूछ रहे थे कि फिर आप लोग जब अपने करेंगे उसका ये जवाब दे ही नहीं सकते। प्रदीप जी, मेरा सवाल ये था कि जब आपके ऑफिशियल हैंडल से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जवाब ये नहीं देंगे। मैं आपकी बात को प्रियंका जी मुझे एक बात बताइए, अगर श्री राहुल गांधी जी की अगर तस्वीर इस टाइप की आती तो आपको पता है कि मीडिया क्या करता? मैं दिखा रहा हूँ आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है, मेरी बस की नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहे हैं नहीं, लेकिन अरुणेश जी उसकी, मैं दिखा रहा हूँ अरुणेश जी, लेकिन वो तस्वीर दिखाकर क्या आप उस बयान को जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, सत्ताधारी दल के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पे इस तरह का फोटो आ रहा है। मैं सबको सुन रहा हूँ भाई, आप तो सत्ता में बैठे हैं, सबका जवाब सत्ता में आने के बाद शालीनता। ठीक है, मैं रमन सिंह के पास आऊंगी। रमन से आप तस्वीर दिखा दीजिएगा, मैं रमन सिंह जी के पास दिखा रहा हूँ, तो फिर मैं आपके साथ रेगुलर बोलूंगा। देखिए बुरा मत मानिएगा फिर, ये कांग्रेस के जितने प्रवक्ता नेता बदतमीजी करते हैं बैठ के दूसरे को बोलने देंगे, शब्द ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। नहीं, मैं आपके पास आती हूँ, मैं रमन सिंह जी के पास जाऊंगी। ठीक है अरुणेश जी, आप अपनी तस्वीर ढूंढ लीजिए। अरुणेश जी, अगर हम शालीनता से जवाब दें तो वो बदतमीजी हो गई। मैं हर बात का जवाब दे दूंगा, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये भाजपा है। नहीं, ठीक है, मैं आप दोनों के पास आती हूँ। रमन सिंह जी के पास में आऊंगी। रमन सिंह जी, जिस तरह से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं और खासतौर से जिस तरह से टीएमसी सांसद का जो बयान सामने आया उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या इस तरह के बयानों को जस्टिफाई किया जाना चाहिए राजनीति में, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो? जी, टीएमसी के सांसद जी का जो बयान आया वो बिल्कुल अनुचित है, दुर्भाग्यपूर्ण है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पर देश के प्रधानमंत्री या देश का कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ इस तरह की ईश्वर करे कभी कोई घटना ना हो। लेकिन बात यह है कि जिस कंपनी ने HAL ने इसको बनाया है, तेजस को बनाया है, स्वदेशी लड़ाकू विमान का, काल के लड़ाकू विमान का निर्माण किया 2020 में, इसी मोदी सरकार ने उसको 15% की हिस्सेदारी बेच दी। सरकारी कंपनी 89.3% उसके शेयर सरकार के पास थे। 2020 में 15% उसके शेयर बेच दिए। 2023 में इस सरकार ने फिर से 3.5% उसके शेयर बेच दिए। ये सरकार जो कहती है कि ये स्वदेशी है और भारत की कंपनी है या भारत सरकार की जो कंपनी थी, उसको धीरे धीरे करके उन्हीं उद्योगपतियों के जो चंद उद्योगपति हैं इस देश में, उनके हाथों बेचने का काम कर रही है सरकार। और उसको बनाने का उसका जो बनाए हुए जो हेलीकॉप्टर है तेजस है, उस पर बैठकर प्रधानमंत्री जी फोटोशूट करवा रहे हैं। तो अगर दिल में वाकई राष्ट्रवाद है या राष्ट्र के प्रति प्रेम है, इन सरकारी कंपनियों को बेचना बिल्कुल से बंद कर देना चाहिए
और एक ही जो राफेल के जो यहाँ असेंबल होना था राफेल, उसका ठेका भी एचएएल की बजाय एक निजी कंपनी को दिया गया। ठीक है प्रदीप जी रमन जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। कंपनी थी उसको दिया गया। उस समय ये देश के राष्ट्रवाद की चीजें कहाँ जाती है जब कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथों में संपत्ति बेचते। आदरणीय रमन जी, आप तो बताइए, जो अब बुलेट प्रूफ गाड़ियां बन रही हैं फौज के लिए या अपने सैनिकों के लिए, तोप बन रही है, तो प्राइवेट कंपनियां बनाने क्या करना चाहिए उनका? अब हेलीकॉप्टर जो है प्राइवेट कंपनी बना रही है। एचएएल की बात हो रही, प्रदीप जी एचएएल की बात हो रही, क्या आवश्यकता थी? एचएएल भी कंपनी है, एचएएल भी कंपनी है, एचएएल भारत सरकार का उपक्रम है, भारत की सार्वजनिक उपक्रम है, उसको बेचने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप मुझे तो छोटी सी बात बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी कौन से वादे, कितने अपने जो वादे करके आए, छोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी को, आप एचएएल पर जवाब दीजिए। क्या सरकार की कंपनियों केवल एचएएल की बात नहीं कर रहा हूँ, बीएसएनएल में हिस्सेदारी बेच दी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बेच दी, गेल में बेच दी, कोयला खदानों में हिस्सेदारी बेच देते हैं, तो कम से कम उन चीजों की मार्केटिंग नहीं करी जिस कंपनी के बनाए लड़ाकू विमान पर बैठकर प्रधानमंत्री जी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपने कहा ब्रांडिंग कर रहे हैं। क्या आवश्यकता थी उस कंपनी को बेचने की? क्या सरकार चलाने में सक्षम नहीं है? मुझे हमारे अधिकारी, सरकारी जो अधिकारी हैं वो चलाने में सक्षम नहीं थे? मैं बोलूं, मैं सब बोलूं, आपका पूरा हो गया तो? जी बोलिए उसी मुद्दे पर बोलिए प्रदीप जी। हाँ, ये कोई शराब के ठेके थोड़ी ना थे, 1 बोतल 2 बोतल फ्री। ये तो आप देखिए ना किस तरीके से। मैं सुना मैंने आपको, नहीं आप डिबेट कर रहे हैं, मेरे बस की बहस करना नहीं है, मुंह से मुंह लगा के मैं चुप बैठ सकता हूँ आपके साथ, मगर आपने सवाल करो, सुन लीजिए। ये आप लोगों ने जो आपने झूठ का पुलंदा जो ये बेच दिया और वो बेच दिया, ये फलाने बेच दिया, ये लोग आपने जो हुमर फैला रखा है, तो देश जो प्रगति कर रहा है या देश में जो चीजें बन रही है, आज 24 घंटे लाइट आती है। भाई साहब आप बोल लीजिए, मैं चुप बैठ जाता हूँ, ठीक है? आप बोलिए, दोनों बोल लीजिए। आपको सुनना नहीं चाहते तो मत बोल, सुनिए, अब मैं बैठ जाता हूँ। और बताइए, मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है, गली के नुक्कड़ पे बहस नहीं कर रहा। आपने किया है, जवाब ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको समय दूंगी जो भी आप कहना चाह रहे हैं। गली के नुक्कड़ पे बहस नहीं कर रहा, मैं एक नेशनल टीवी पे बैठ के बहस कर रहा हूँ। जी प्रदीप जी, आपके पास समय है, अपनी पूरी बात रखें। हाँ जी, प्रियंका जी, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, प्रधानमंत्री ने अभी कहा था ना कि दिक्कत क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि आज उनकी भ्रष्टाचारों की पुलिंदे खुलते जा रहे हैं, तो ये कभी तेजस पे चले जाते हैं। अभी कहते हैं कि देखिए अगर उनमें हम में हिम्मत है, और मैं फिर कह रहा हूं हम में हिम्मत थी तो तेजस में चढ़े और चलवाया प्रधानमंत्री जी ने। हम में हिम्मत थी तो राम मंदिर बन रहा है, समझे मेरी बात को? हम में हिम्मत थी तो 3 तलाक खत्म करा और बहुत सारे सवाल ये था, नहीं कर रहा मैं सर, मैं नली सर, मैं बैठ जाता हूँ। नहीं प्रदीप जी वो सवाल जब करते हैं कि हिस्सेदारी सरकारी खत्म करके प्राइवेटाइजेशन जो किया जाता है, उस पर जब विपक्ष सवाल पूछती है तो विपक्ष को जवाब भी तो मिलना चाहिए ना। देखिए बहुत सारी ऐसी सेमी कंपनियां हैं जिसने जो सरकार ने शेयर खरीद रखे हैं। ये आज तक कभी कांग्रेस बताती है कि अभी भी जो मारुति की गाड़ियां बनती है उस पर शेयरिंग क्यों मिलती है गांधी परिवार को? आज तक क्यों नहीं बताया? आज तक कहीं बताया उन्होंने कि भाई कितने % शेयर है, क्यों ऐसा क्या किया है कि मारुति के साथ जो आज भी इनको कमीशन मिलती है उससे परसेंटेज मिलती है? कहीं बताया? नहीं बताएंगे कभी। देखिए कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनके करा गया है, जो प्राइवेट लिमिटेड लिखी जाती है, मगर उसमें भारत सरकार के शेयर भी है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, पंजाब में एक थर्मा पावर एक कंपनी है, वो सरकार ने बेची, इन्होंने ही भेजी कांग्रेस ने, मगर उसमें पंजाब सरकार के शेयर्स भी हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, एक्चुअल नहीं बता सकता। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार पर बार बार ये सवाल यहाँ पर जब उठाए जाते हैं कि प्राइवेटाइजेशन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, तो प्राइवेटाइजेशन पर क्या सरकारी आपके पास किस चीज की कमी है? आपको विपक्ष को बताना भी चाहिए ना कि यदि आप प्राइवेटाइजेशन का चुनाव कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए आप जो बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में, क्या कांग्रेस कभी भी किसी तथ्य को लेके नहीं आती है। अगर प्राइवेटीकरण की चीजों का हो रहा है तो उसको विकास और विकसित करने के लिए हो रहा है। क्या देश में कितना छोड़ के गए धन, इनसे पूछ तो लीजिए, कितने हजार करोड़ रुपए छोड़ के गए थे? ये खुद मनमोहन सिंह जी ब्रिटेन में जाके, इंग्लैंड जाके सोना गिरवी रख के आए थे।
3 लाख करोड़ रुपए लेके आए थे। आरबीआई का रिजर्व फंड भैया मैं गली के नुक्कड़ में बहस नहीं कर रहा, बड़े बड़े व्यापारियों का 25 लाख करोड़ रुपए बचता नहीं, आरबी जी आपके पास में आऊंगी। आरबी जी जिस तरह से लगातार आरबी जी नहीं जी, मैं जवाब नहीं दूंगा। आरबी जी मैं गली के नुक्कड़ पे नहीं बैठा हुआ आपसे बहस करने के लिए। आप कह रहे थे ना, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ आप लोग के पास में आती हूँ। ट्विटर हैंडल से मैं गली के नुक्कड़ पे नहीं बैठा हुआ मैं। इसको ठीक है, इस पर भी मैं जवाब दूंगी। आरबी उपाध्याय जी के पास में जाऊंगी। पहले मुझे सवाल कर लेने दीजिए, एक एक करके सवाल कर लेने दीजिए। अरुणेश जी मैं आती हूँ आपके पास। आरबी उपाध्याय जी, प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो यहाँ पर रमन जी ने सवाल उठाया है, उसको लेकर क्या आपको लगता है सरकार के पास मशीनरी है, सरकार के पास पैसा है जो हजारों करोड़ रुपए माफ किया जाता है, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन की जब बात करते हैं तो प्रदीप जी का कहना है कि वो जरूरत है, उसकी वजह से किया जाता है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है ये तो सरकार ही बताएगी, लेकिन एक ऐसी कंपनी जो तेजस बना रही है, जिसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसको बेच देना, कह रहे दुधारू गाय जो होती है उसको बेच देना, वो थोड़ा अटपटा सा लगता है। या तो कंपनी घाटे में जा रही हो, कुछ नहीं बना रही है, ठीक है बेच दिया। तेजस जैसा विमान जो कंपनी बना रही है, उस कंपनी को और प्रोत्साहित करने के या प्रमोट करने के बजाय जब असेंबलिंग का ठेका होता है तब उसको बाहर कर देते हैं। यानी इतना उसका जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो एक क्रेडिबिलिटी है, उसको भी आप कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे हैं। प्रदीप जी इस पर जवाब दीजिएगा। आरबी उपाध्याय जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जब वो आपको कंपनी काम करके दे रही है, जब आप उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो आप उसे और पोषित करेंगे या किसी के सुपुर्द कर देंगे? बिल्कुल, देखिए सुपुर्द वाली बात तो ये है, आपने देखा कोरोना के अंदर आप जितनी कंपनियां दवाई बना रही थी, वो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, अगर सरकार प्रोत्साहन नहीं देती तो कैसे होता उनका? सरकार ने प्रोत्साहन दिया तभी तो 2-3 कंपनियों ने बनाया, और 2-3 कंपनियों ने बनाया तो अगर प्रोत्साहन दिया जनता ने भी, और 140 करोड़ जनता के 2 बार वैक्सीन लगी, तो इसके बाद बूस्टर लगे, उसे नहीं दिखता। नहीं, फैक्ट्री आपने लगाई, वो ठीक है, एससीएल की बात करिए। हाँ, मैं एससीएल पे आ रहा हूँ। वही इसी तरीके से इस कांग्रेस सरकार ने एचसीएल को बिल्कुल कंगला करके छोड़ा था कि वहां के लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था। जब तेजस की बात की तो सरकार ने खुद उन्हें फंड दिया कि आप बनाइए, इसे विकसित कीजिए। ये नहीं बताया उसमें चेंजेस की गई। अब ये राफेल तो कहते हैं बेचारे कि राफेल इतना महंगा लिया है। राहुल जी ने नहीं, तो वही सवाल तो रमन जी, प्रदीप जी वही सवाल तो रमन जी कह रहे हैं कि जब आपने इतना सपोर्ट किया, आपने उनको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो तेजस बना रहे हैं, उसमें पूरा का आप उसकी ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी कि उसके शेयर्स आपको बेचने पड़ रहे हैं? शेयर कंपनी ने बेचे, सरकार ने नहीं बेचे, सरकार के तो शेयर उसमें हैं। और आरबी उपाध्याय जी को ये भी तो बताना चाहिए कि आज हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ क्यों बन रहा है, आज फौजियों के लिए गन भारत में क्यों बन रही है, आज फौजियों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट ही हमारे हिंदुस्तानी ने ही बनाई है, विदेशी ने नहीं बनाई है, ये चीज नहीं दिखती है। कहता हूँ आज जो है एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस चीजें बन रही है फौज के लिए, वो आज वहां से क्यों बाहर से आ रही है? आज विदेश में जो आज कम से कम आज कई सारे देशों में आज हमें ऑर्डर मिल रहे हैं रक्षा उपकरणों के, उसमें नहीं दिखता इनको। तो ये उपाध्याय जी कौन सा चश्मा लगाते हैं? ये तो चश्मा की बात है, आरबी उपाध्याय जी की समझ नहीं आता। मुझे लगता है कांग्रेस कमीशन बनते हैं, पनडुब्बी बनती है, उन्होंने वो बनाए तो आज ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर ये एचएएल नहीं बनाते, ये फैक्ट्री नहीं खड़ा करते, तो आप क्या करते? आपने कोई फैक्ट्री लगाई? आरबी उपाध्याय साहब मैं कह रहा हूँ, अरे टाटा बहुत सारी चीजें बना रहा है, रक्षा उपकरण बना रहा है, उससे भी टीका टिप्पणी कर दीजिए, कहीं हो सकता कमीशन खा ले टाटा है। रिलायंस भी बना रहा है, अडानी भी बना रहे हैं, और भी कंपनी बना रही है। अरे वो नरेंद्र तोमर के बेटे का वीडियो देख लें फिर बात करें। अब नरेंद्र तोमर पे आ गए, अब आप नरेंद्र तोमर पे आ गए। ठीक है, आज ईमानदारी की बात करें। उपाध्याय जी इन चीजों में कुछ नहीं रखा, देश हित की बात कीजिए, देश को आगे बढ़ाने की बात कीजिए। अरुणेश जी जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी का सवाल था कि एचसीएल में कर्मचारियों को निकाला जा रहा था, उन्होंने पहले कंपनी को बचाने का काम किया और उसके बाद जरूरत के हिसाब से कंपनी आगे काम कर रही है। जी पहले तो मैं उस ट्वीट को दिखाना चाह रहा हूँ जो ये कह रहे थे कि झूठ और भ्रम हम फैला रहे हैं, तो ये ट्वीट देख लीजिए, ये देख लीजिए, बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है, ये देख लीजिए आप। ठीक है,
तो हमें सदाचार का पाठ वो लोग ना पढ़ाएं जो एडी से लेके चोटी तक इन सब चीजों में डूबे हुए हैं। पहली चीज तो ये। ऐसे लोगों और दूसरी बात कि कौन सी कंपनी घाटे में है, कौन सी कंपनी फायदे में है, मैं कह रहा हूँ अच्छी वो बात है, चीज आपने नहीं। प्लीज चुप रहिए थोड़ी देर, थोड़ा सा प्लीज। प्रदीप जी, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, थोड़ा सा प्लीज मुझे बोलने दीजिए। प्रदीप जी, प्रदीप जी, अब वो जवाब दे रहे हैं तो आप प्लीज 2 मिनट अब तसल्ली आप रखिए शांत ना। हो जाइए जी। भाई आप सत्ता में हैं, ठीक है, अच्छी बात है सर, हम हमारी शुभकामनाएं हैं सर, इसी तरीके से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, लेकिन छोटे भाइयों को भी बोलने का मौका दें। सर ये चीजें आपको भी समझनी चाहिए, जब कोई बोलता हो। नहीं, मैं तो पूरी समझ रहा हूँ, मैं सिर्फ जहाँ जहाँ आपने गलत बात कही, जो झूठ बोला है, मैंने सिर्फ उसको काउंटर किया। आप नोट कर लीजिए, बाद में आपने जहाँ झूठ बोला, अब देखो, अब मैं तो बड़े भाइयों से सीखने वाला व्यक्ति हूँ ना। अब बड़ा भाई जिस रास्ते पे चलेगा, छोटा भाई उसी रास्ते पे चलेगा। अब बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं बोलने दे रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं बोलने दे रहा है, तो छोटा भाई तो उसी बात का अनुसरण करेगा। प्रदीप जी, बड़ा भाई नहीं अब देखिए, वो बड़ा भाई बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने का जब मौका मैं दीजिए आपको ना। सम्मान दे रहा हूँ, बड़ा भाई बोल रहा हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, का बड़ा भाई नहीं बनना। अब अरे ठीक इसमें है, मत कांग्रेस बनिएगा। कहाँ से आ अच्छा गया? ठीक है, मत बनिएगा, लेकिन उन्हें अपनी बात तो रखने का मौका दीजिए ना प्रदीप जी। बुराई करे प्रदीप जी की मानसिकता अभी आपको अभी मैं अभी सम्मान आपके दे रहा बीच में हूँ, बोल रहा तो था तो आपको सम्मान नहीं आपत्ति हो रही चाहिए। थी, अब उनके अपनी फिर मैं बात जब रखने दीजिए, काउंटर फिर जवाब करूंगा, दीजिएगा। जी पता लगे ना मुझे तो क्या होता है। मुझे तो एक चीज ये नहीं समझ में आती कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। सम्मान से बात करो तो जी कांग्रेस से सम्मान नहीं चाहिए, इनकी बात को, गलत बात को काउंटर करो तो जी कांग्रेसी आके बीच में डिस्टर्ब करते हैं। नहीं, अब जब हम कुछ बोल रहे हैं तो बीच में बोलने नहीं देंगे। समझ में नहीं आता भाई ऐसी क्या सत्ता की गर्मी है। जी दिक्कत यहाँ पर ये प्रदीप जी को कि यहाँ पर तो आप बड़ा भाई कह रहे हैं और फिर आप प्रधानमंत्री और पार्टी पर तंज कसते हैं, तो फिर सारी देखिए, मर्यादाएं। प्रधानमंत्री कोई व्यक्तिगत पद नहीं होता है, पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक पद है, संवैधानिक प्रक्रिया से चुना हुआ पद है, और मोदी जी से पहले भी तमाम प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह जी के लिए बीजेपी के लोग किस किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते थे, स्मृति ईरानी जी क्या क्या उनको भेजा करती थी, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अरुणेश जी, यहाँ पर प्रदीप जी का तो सवाल ये था कि आपने एचसीएल को बीमारू कंपनी बनाया था, कर्मचारी निकाले जा रहे थे, अब उसके बाद उन्होंने उसे पोषित किया है, तो फिर आगे वो कार्रवाई हो रही है। जी, इस पर क्या कहना है? खुद भी कह रहे पोषित भी किया और उसके शेयर्स भी बिचवा दिए। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कांग्रेस के टाइम पे कितनी कंपनियां जो है फायदे में चली। अब बीजेपी के टाइम पे सारी कंपनियां नुकसान में क्यों जा रही हैं? बीएसएनएल, एमटीएनएल, भेल, गेल और रेल तक का निजीकरण हो रहा है। सारी कंपनियां अब घाटे में जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? क्योंकि कांग्रेस ने घाटे में करवा दी। ये वही बात होती है। मैम बस 1 मिनट और लूंगा। ये वही बात होती है, जब कोई बच्चा किसी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है तो वो बच्चा जो है ना, वो कमियां निकालता है कि साहब इस चीज में कमी थी, उस चीज में कमी थी। एक वो कहावत भी है कि नाच ना आए और आंगन टेढ़ा। तो वही बात यहाँ पे है कि जब आप अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है कांग्रेस को कोसी। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी। रमन सिंह जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? जी, अभी प्रदीप जी कह रहे थे हमने एचसीएल की बहुत खराब दशा थी जी। इनकी की सरकार ने राफेल का ठेका, राफेल को असेंबल करने का भारत में जो ठेका था वो अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को दे दिया। उस कंपनी को दे दिया जिसने इससे पहले रक्षा के नाम पे एक सुई भी नहीं बनाई थी। एचसीएल भारत की कंपनी है जिसने कई तोपे, कई आरबी उपाध्याय जी, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन उससे पहले मैं प्रदीप जी से जवाब ले लूंगी। मामलों में वो बहुत पहले से सक्रिय है निर्माण कार्य में, लेकिन राफेल का ठेका एक ऐसी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड कंपनी को दिया गया कोई अब अनुभव नहीं था। प्रदीप जी थोड़ा बता दें कि राफेल की क्या स्थिति है। रिलायंस, प्रदीप जी इसको जवाब दीजिएगा। कितने राफेल बना के दिए भारत को उसके बाद से? प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। अनएक्सपीरियंस कंपनी को जब आप शामिल हुए टेंडर देते हैं तो उसके पीछे की वजह बताएं। थोड़ा सा ये समझनी चाहिए कि जब जियो जो है रिलायंस मोबाइल कंपनी जब उन्होंने विकसित करी थी तो मुकेश अंबानी जी खुद लास्ट पेशकश लेके नहीं चले थे मोबाइल बेचने या मोबाइल बनाने के लिए? नहीं, लेकिन प्रदीप जी
इसको इस बात से आप नहीं कर सकते कि आप रक्षा जैसे मुद्दे पर। मैं बोल तो रहा हूँ मैं भाई। हाँ ठीक है, रखिएगा पूरी बात। मैंने अभी कहता, मैंने भी आपको पहले भी बोला था कि देश में ही बुलेट प्रूफ जैकेट आप और हमारे बीच के ही भाई लोग बना रहे हैं, हिंदुस्तानी बना रहे हैं। आज देश के ही बड़ी कंपनियां, टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, महिंद्रा हो, जियो का जो क्या नाम अडानी ग्रुप हो, वो आज देश की सुरक्षा और रक्षा की चीजें बहुत सारी बना रहे हैं। बिरला बना रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उनको? मना कर देना चाहिए? नहीं, लेकिन प्रदीप जी सवाल सुन लीजिए। स्टार्टअप कुछ चीजों पर तो हो सकता है, लेकिन रक्षा से जुड़े मुद्दों पर आप स्टार्टअप की परमिशन तो नहीं दे सकते ना। मैं कहता हूँ राहुल गांधी तो नहीं बढ़ा सकते ना वहाँ पर। ऐसा था जब इस चीज के नवीकरण के लिए जब इसका टेंडर निकाला गया, तो श्री राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं भर दिया? वो भी भर लेते और वो भी ले लेते कंपनी का ऑर्डर। क्या की दिक्कत थी? सर मुझे मैं बता, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, मामलों में रक्षा सामग्री निर्माण में सक्रिय है, उस एचएएल को ठेका न देके आप एक ऐसी कंपनी रिलायंस, क्योंकि अनिल अंबानी की जो वित्तीय स्थिति थी वो पूरी तरह से डूबी हुई थी, उस स्थिति को उभारने के लिए आप राफेल जैसे विमान का असेंबल करने का ठेका उसको दे देते हैं। आप उसकी तुलना किन चीजों से कर रहे हैं? निजी कंपनियां अगर बनाए ठीक है, अगर उसमें एचएएल शामिल नहीं होती, उसकी दावेदारी में एचएएल शामिल नहीं होती, अगर वो अनुभव में कहीं से कमजोर होती, मैं बोलूं तो आपका बनता है। भरत जी बोलूं मैं, भरत जी सुनिए, भरत जी सुनिए, काम हुआ है। हाँ भरत जी ऐसा है, अगर रमन जी अगर थोड़ा सा अगर सरकार चलाने का ज्ञान होता तो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल नहीं जाते। उसी प्रकार सुनिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब, आप बहुत बोलते हैं, आप सुनते नहीं किसी की भी। आपको बोलना तो आप बोल लीजिए अकेले, मैं चुप बैठ जाता हूँ। हमें क्यों खराब कर रहे हैं? प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा नहीं, लेकिन इससे पहले अभी अरुण जी बोल रहे थे तो आप भी बोल रहे थे ना प्रदीप जी, जवाब दीजिएगा। देखिए ऐसा है, कोई कंपनियां हैं, वो कोई ऐसी नहीं है, विश्व की नामी ग्रामी कंपनी। अगर कंपनी ने उस चीज का अगर ठेका लिया असेंबल करने का, तो विदेशी इंजीनियर हो चाहे हिंदुस्तानी इंजीनियर हो, वो बनाएंगे उस चीज को। अगर जिम्मेदारी लिए, अगर आज सरकार चेंज हो जाती है और ठेका उनको दे रखा है, अगर कमी होगी जो मापदंडों के तहत उनको दिया गया है, जिन शर्तों पे उनको चीजें दी गई, तो प्लीज सरकार पूछेगी नहीं कि आपने टेंडर लिया बनाने का, आपने खामियां छोड़ रखी हैं, आपको क्या नाम ब्लैकलिस्ट किया जाता है, उसमें क्या होगा? सरकार तो बदलती रहती है भाई साहब। लेकिन प्रदीप जी सवाल ले लीजिए, एक बता दीजिए सर, मेरे सवालों का जवाब भी देंगे आप? नहीं, मैंने आज सवाल पूछा कि आप किन सिद्धांतों के तहत राजनीति करने आए थे भारत में, उसको कोई जवाब है आपके पास? हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार के मुद्दे पर राजनीति कर रहे थे। लेकिन प्रदीप जी इसको आप कह दें कि नामी गिरामी कंपनी है, उसके लिए आप रक्षा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। यहाँ पर यदि सवाल ये उठाया जा रहा है तो इस पर जवाब देना तो प्रदीप जी यहाँ पर बनता है, क्योंकि आप रक्षा से जुड़े मुद्दों पर जब वो करते हैं तो हिस्ट्री देखते हैं ना आप कंपनी की। फिर इसी तरह की कंपनी में प्रदीप जी, इसी तरह की कंपनी में फिर उत्तरकाशी में जब हादसा हो जाता है, फिर होता है कि हाँ हादसा हो गया, अब चूक हो गई है। बहुत अच्छी बात की। अभी एक सज्जन बोल रहे थे उत्तरकाशी, उधर की बात कर रहे हो, टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं। हो सकता है अभी तक किसी इनके जितने मुख्यमंत्री, एक ने भी हालचाल नहीं पूछे होंगे वहां के मुख्यमंत्रियों से। नहीं, मुख्यमंत्री ने हालचाल पूछा हो या ना पूछा हो प्रदीप जी, लेकिन वहां पर कंपनी को टेंडर देने में चूक हुई है। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया गया था, स्क्रैप टनल का निर्माण नहीं हुआ था प्रदीप जी। नहीं, कोई चूक नहीं हुई है, और कंपनी को नहीं हुई है। नहीं, आप मेरी बात अभी मानेंगे नहीं। फिर आरबी उपाध्याय जी, देखिए, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल की मेंटेनेंस का ठेका दे दिया जाता है। वो गुजरात में पुल गिर जाता है, कितने साल से ठेका था, थोड़ा यही बता दीजिए। क्या आप पढ़ रहे, अगर आप गूगल कर रहे हो तो कितने साल से मेंटेन कर रही थी वो पुल, जो घड़ी बनाने वाली कंपनी है, तो वो भी बता दीजिए ना। कंपनी जो घड़ी बनाती है उसको मेंटेनेंस का ठेका देंगे। तर्क अच्छे नहीं है, आप भ्रमित कर रहे जनता को भ्रमित कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने उम्र की शर्म कीजिए, थोड़ा सा अपनी उम्र कहाँ से आ गई? आप बताइए ना, आप इसमें उम्र की शर्म करिए, शर्म करिए। पर्सनल कमेंट नहीं प्रदीप जी, पर्सनल कमेंट नहीं, समय मेरे पास नहीं है। आरबी उपाध्याय जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। बताइए कितने साल, आरबी उपाध्याय जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। बताइए। कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ के इन्हें पता नहीं ये भी चीज क्या होती है, आप तो पढ़ रहे हो सर, और कहेंगे झूठा बना नहीं जी वो राजनीति करने आए,
अरे जब पूछा नहीं गया ठीक है उसका प्रदीप जी, जवाब दिया। प्रदीप जी पर्सनल कमेंट पर मत जाइए, मुद्दों पे बात करेंगे, मुद्दों पे बात इन्होंने करेंगे एक प्रदीप जी। प्रश्न का प्रदीप उत्तर जी नहीं समय दिया। ज्यादा है नहीं, मुद्दों पे बात ऐसा है करेंगे। ना, आरबी उपाध्याय जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, उपाध्याय जी गूगल तो कर रहे हैं। फाइनल इन्होंने कमेंट आरबी उपाध्याय दीजिएगा। जी नहीं बता कंपनीज रहे की हैं। यहाँ पर बात कर रहे बातें रखी थे, थी। लेकिन चुनावी सेशन की बात हो या उस मौसम की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान सामने आते हैं, नफरत जिस तरह से आती है चाहे किसी भी पार्टी से आए, इसको आज कल की राजनीति में जस्टिफाई किया जा सकता है क्या? देखिए नफरत आती कहां से है? 2014 से पहले तो इतनी नफरत नहीं दिखती थी। एक फ्लोर मैनेजमेंट होता था, पक्ष विपक्ष के सांसदों में आपसी सौहार्द होता था, संबंध होते थे और संसद निर्बाध रूप से चलती थी। आज नहीं। तो विपक्ष को उस तरीके से देखा जाता है, उसको देशद्रोही, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते हैं। तो और किसी जब एक आप ये पार्टी के काम- द्वारा तो दिए नहीं जाते ना आरबी उपाध्याय जी। देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है ना। जब आप किसी को मैं आपको आप करके बोलूंगा, तो आप भी मुझे उसी तरह संबोधित करेंगे, और मैं जब तू करके बोलूंगा सामने वाला तू करके बोलेगा। तो ये जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और ये जो नई राजनीति शुरू हुई है, आगे आने वाले भविष्य में देखना कि इसके दुष्परिणाम क्या क्या होंगे। ठीक है सत्ता रमन सिंह हमेशा जी फाइनल अपने कमेंट दीजिएगा। का- रमन सिंह जी हमेशा फाइनल एक कमेंट पास दीजिएगा। सत्ता बदलती है, परमानेंट किसी के पास नहीं रहती। ठीक तब है क्या रमन होगा? सिंह जी। जी मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ। प्रियंका जी जिस मुद्दे पर डिबेट थी, चुनाव प्रचार करना ठीक है, प्रधानमंत्री जी का अपना मानना है कि प्रधानमंत्री पद से ज्यादा उन्हें भाजपा नेता का पद ज्यादा अच्छा लगता है, हमेशा वो चुनावी मोड में रहते हैं। लेकिन चुनाव के समय में रक्षा 8 राज्यों में अरविंद केजरीवाल गए थे चार्टर्ड विमान से 55 लाख रुपए रोज पे, अलग और रखना जनता के पैसे थे वो। ठीक है अरुणेश जी 55 5 रोज सेकंड खर्च लीजिएगा। करेंगे। अरुणेश जी 5 सेकंड लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल ने 55 लाख रुपए रोज खर्च। ठीक है प्रदीप जी समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। अरुणेश जी 5 सेकंड लीजिएगा आप, फाइनल कमेंट। निश्चित तौर पे चुनाव के समय जो इस तरह का मैनेजमेंट है तो वो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप जिस तरह का उदाहरण देंगे प्रदीप जी, विपक्ष की आपका पार्टियां final और comment। छोटी-छोटी प्रदीप जी, जो आपका पार्टियां final हैं, comment। वो उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे। मेन चीज क्या है, जलन ये है आज परेशान यूं है कि मोदी नहीं सर, जलन किसी को नहीं है, जलन ठीक है। किसी को नहीं है, परेशान किसी को कोई परेशानी है नहीं कि है। ठीक है कुल मिला के बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का देना चाहूंगी। प्रदीप जी, अरुणेश जी, रमन जी और आरबी उपाध्याय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेजस में विमान के साथ तस्वीरें आने के साथ ही साथ राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से बयानों का भूचाल आ गया है। ऐसे में पक्ष के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने तर्क हैं। देखना यह होगा कि क्या वाकई में ये चुनावी फोटो सेशन है और क्या इसको लेकर अभी राजनीति और होनी बाकी है। फिलहाल हमारे इस खास चर्चा में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।